नमस्कार। ये यमुना घाटी का एक दूरस्थ इलाका है। ये तुनाल का है और यहाँ इस दूरस्थ इलाके में गहमा गहमी है। और एक गहमा गहमी क्यों है? यहाँ न्यायालय भवन का उद्घाटन हो रहा है और इसी गांव ये तुनाल का है। यहाँ के सबसे क्षेत्र के जो सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो चैन सिंह रावत साहब हैं। इनकी देखिए, इनके चेहरे पे बिल्कुल लाली है और इनकी उम्र है स्वीट 83 है सर। नमस्कार। आज आपको कितने साल, 40 साल, 4 दशक, मतलब 5 दशक हो गए वकालत करते हो इस घाटी में? जी हाँ। कैसा लग रहा है आज आपके गांव में एक इसका उद्घाटन, न्यायालय का उद्घाटन हो रहा है दूरस्थ इलाके में? कैसा लग रहा है आपको? कैसा? मुझे बहुत ही खुशी हो रही। मैंने इस न्यायालय के लिए इतनी कुर्बानी की कि 33 साल तक जो है बार इनको मतलब सेक्रेटरीट में गया और न्याय मंत्री मिले, तब जाके जो है आज जब सफलता मिली तो आज बहुत ही खुशी हो रही है। आज चीफ जस्टिस नैनीताल हाई कोर्ट जस्टिस, और ये आपकी बुनियाद बनाई हुई थी। जी हाँ, बुनियाद है ना? जी हाँ। आपको कैसा लगता है? पूरी आपने इतने साल का, 50 साल का आपका अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको? न्याय की जो व्यवस्था है इसमें क्या आपका अनुभव है? पूरी यात्रा कैसे आप वर्णन करेंगे उसका? जब आपने शुरुआत की थी तब क्या हालात थे इस एरिया के, आज क्या है? न्याय व्यवस्था में जी जब शुरुआत की तो बड़ी ऐसी हालत थी, यहाँ से आदमी को जो है धरासू तक जितने मील पैदल चल के 36 मील, हाँ। तब जाके उत्तरकाशी जाते थे। यहाँ पे कोई एसडीएम कोर्ट नहीं थी उस समय। बड़ी मुश्किल से जो जब है आपने शुरू किया, तो एसडीएम मलप्रोला था। ये कौन से सन की बात है? ये होगी साहब, मैं समझता हूँ 58 मतलब 60 में, मतलब 65 में तो मैं भटवाड़ी था। उन्होंने ये 74-71 की बात रही। तब इस पूरी घाटी में कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। प्रोरा खुला था सन 60 में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना, मतलब चाइनीज एग्रेशन के बाद। हाँ, और उत्तरकाशी जिला। हाँ, उत्तरकाशी जिला बना, तब जाके जो है, नहीं तो पहले जो है आपका टेरी था। तो पहले कहाँ जाते थे यहाँ के लोग न्याय पाने? उत्तरकाशी एसडीएम था पहले, मतलब जाए समझ से, और वहाँ उत्तरकाशी जाते थे। यहाँ से पैदल राड़ी होते हुए राड़ी घाटी होते हुए, और कभी कभी जब जाड़ों में बर्फ पड़ती थी तो फलाछा होते हुए। और आज आपके अपने गांव में कोर्ट खुल गया है। आज अपने गांव में कोर्ट खुल गया, बड़ी खुशी की बात है। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? और आप पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, बीच में आपने इलेक्शन भी लड़ा है? हाँ पर जी है, लड़ा है। पॉलिटिक्स है जी। मैंने स्कूल यहीं से जो है आपका 5 दर्जा नौगांव से। अब हमारे आज के बच्चों को पालने की सुविधा है। हाँ। हमने 6, 7, 8 आपका मतलब राजगढ़ी से किया 13 साल में। यहाँ से पैदल राजगढ़ी, और फिर जो है हाई स्कूल उत्तरकाशी से किया। हाँ। पैदल आपके फलाचा होते हुए, राड़ी घाटी होते हुए, धरासू पैदल और फिर उत्तरकाशी। हाँ। और फिर उस समय इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं था वो तो वहाँ। हाँ। कहाँ? उत्तरकाशी। इंटरमीडिएट के लिए टिहरी गए, प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में। धरासू तक पैदल, बड़ी धीमे गाड़ी मिलती थी। इंटर वहाँ से किया? हाँ, इंटर वहाँ से किया। ग्रेजुएशन डीएवी से? हाँ, ग्रेजुएशन डीएवी से, मतलब और सन 65 में 62 में ये कर लिया था ग्रेजुएशन। 62 और 65 में मैंने जो है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया था। मैं बताता हूँ, मैं 23 साल का था उस समय। तो इस घाटी के आप सबसे सीनियर मोस्ट वकीलों में से समय हो? हाँ, यही कोई है? और ना, और तो मुझे लग रहा है राव जी थे हमारे साथ, कुछ बाद में आए तो वो एक्सपायर हो गए। हाँ। तो सीनियर, आप इस समय सीनियर मोस्ट हो? हाँ, सीनियर। अब आप ये बताइए, आपने इलेक्शन भी लड़ा था उसमें? हाँ, मैंने मतलब जैसे भटवाड़ी में इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चर था, जैसे मैंने 65 में एमए किया। ये एकदम मुझे टेम्पररी अपॉइंटमेंट एसएचएस ग्रेड लेक्चर ग्रेड में राजगढ़ इंटर कॉलेज भटवाड़ी में हो गया था। तो उस समय फिर जब मेरी जगह कमीशन वाला आदमी आया, तो फिर कर्मचारी परिषद ने मुझे एमएलए के लिए मतलब खड़ा किया। किस पार्टी? ना कर्मचारी परिषद, मतलब ये मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है इनकी। तो उत्तरकाशी से आप एमएलए का इलेक्शन लड़ा? हाँ। ये बताइए, ये तो हो गया, आपने सफ़र के बताया, तब उत्तरकाशी जाना पड़ता था, अब कोर्ट भी यहाँ आ गया। उत्तराखंड राज्य बना, क्या हम जो राज्य की परिकल्पना थी उसमें हम सफल हो पाए हम, या काफ़ी अभी पीछे हैं? अभी काफ़ी पीछे हैं। एंटीरियर है, जितना होना था उतना नहीं हो पा रहा। देखिए, उस समय जब आप थे, जब आप पैदल जाते थे, इतना पलायन नहीं था ना। जब से राज्य बना तब से और ज़्यादा पलायन। इसका कारण क्या है? और इसको
इससे फ़ायदा क्या हुआ जब पलायन इतना हो रहा है? तो व्हाट इज़ यूज़, क्या यूज़ हुआ हमारे राज्य बनने का? राज्य बनने में पलायन जो है अक्सर ये है कि हमारे यहाँ तो इस घाटी में पलायन कम है, चवाई घाटी में, क्योंकि यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी ये सो जो उद्योग लगभग जब इनमें था और पहले से है। हाँ, मतलब लोग अपने इसमें जो घर में आता थोड़ा 2 टाइम का खाना मिल जाता था। पर अब जब ये नई इकोनॉमिक जो वाले नई आई ये फैसिलिटेशन ये जो अब जो है घर से लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि पहले दूसरा स्थिति ये हो गई है कि हमारे लोग तो गांव बंजर छोड़ के भाग रहे हैं, लड़के 5,000 नौकरी के लिए, जबकि बाहर के लोगों ने यहाँ ज़मीनें ले ली है, वो बागवानी हिमाचल के लोगों ने ले ली है। इसका क्या कारण है, क्या मानते हो आप? इसमें गवर्नमेंट की कुछ कमी है कि यहाँ के लोग लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही जैसे हिमाचल के लोगों को मिल रही है, कुछ क्या है? मैं तो ये सोचता हूँ, मैं खुद बगीचे में काम करता हूँ कि यहाँ के लड़कों में खुद ये नहीं है, जेल नहीं है। जब मैं भी हिमाचल गया घूमने के लिए, मैं गया कि मैं देखूं कि हिमाचल में कैसे बगीचे हैं, मेरी रिलेशनशिप है मतलब छोटे लड़के की। तो जब मैं वहाँ गया मैंने देखा वहाँ के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मेरे रिलेशन में सुपरटेंडेंट इंजीनियर है, जाड़ों में 2 महीने की छुट्टी लेके आता बगीचे में काम कराता। यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, काम करने की कोई इच्छा नहीं, खाली प्लान है अब वो रखा नहीं। ये भी आप क्या मानते नहीं है कि हिमाचल में डॉक्टर परमार ने जो शुरुआत की थी, वहाँ नौणी विश्वविद्यालय है, वहाँ टेक्निकल बागवानी सिखाई जाती है, ट्रेनिंग मिलती है, जबकि यहाँ वो 24 साल में हालात पैदा नहीं हुए हैं ना, वो नहीं हुई है ना। अब एक यहाँ के लोग नौने जाते हैं, तुम्हारा बरसात यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? इसका मतलब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल क्या हमने एक अभियान अभी छेड़ा है, हमने कहा कि यहाँ के स्कूलों में आप बागवानी और कृषि कंपलसरी कर दीजिए जैसे पहले हुआ करता था, और उसमें जोड़िए लोकल लोगों को, जो स्थानीय बागवान उनको स्कूलों से जोड़िए, जो कर्मचारी हैं कृषि के अच्छे लड़के आ रहे हैं उनको भी स्कूलों में जोड़ो। तो लड़का जो है जब तक 12वीं करेगा तब तक वो कुछ न कुछ घर में कर रहा होगा, खेती बाड़ी, फलदार पेड़ लगा रहा होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे बहुत ही सहमत हूँ, और मैंने एक बार आपके इस पे कहूँ कि यहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर की एक मीटिंग हुई थी ITI वडकोट में, और मैं भी गया। वहाँ से पंतनगर से जो है कृषि विद्यालय के पेरेंट्स आए, तो क्या कर रहे हैं वहाँ भाषण देने। मैंने खड़ा होके बोला था, अरे इनसे भाषणों से काम नहीं चलेगा, अगर आप लिटरेचर देते कुछ गाइडलाइन ताकि हम उन्हें पढ़ते और उसके आधार पर ट्रेनिंग देते और फील्ड में हम जो है इसका कुछ। आपको मैं एक सूचना दूं कि मैं 2 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, 3 बार। हमने कहा कि यहाँ के स्कूलों में दिक्कत क्या है, तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, आप बागवानी शुरू करवा दीजिए। वो एक्सेप्ट किया, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने, परसों मेरी उससे बात हुई थी रोहित ठाकुर से, जो शिक्षा मंत्री है, वो कह रहा है साहब हमने तो यहाँ शुरू भी कर दिया है, हम तो यहाँ स्कूलों में अब लागू कर रहे हैं बिल्कुल एजुकेशन बागवानी का। तो यहाँ बिल्कुल स्कूलों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। और यहाँ तक कि इस प्रकार के एग्रीकल्चर इसमें जो है सेमिनार में जो है, देखिए वकील साहब ने आपके लिए भोजन लिया है। ये वकील साहब बड़ी सेवक है मैं पहले से। ये बहुत ही ये हमारे हैं, धन्यवाद वकील साहब, धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक अभियान चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हमने कहा कि आप इतने पेड़ लगाते हैं, हर बच्चे को हर साल अगर 5-10 फलदार पेड़ देंगे तो चूंकि नंबरों से जुड़ेगा, वो बच्चा देखभाल करेगा, और लाखों करोड़ों पेड़ हर साल लगेंगे, है ना? बिल्कुल। तो आप इस पे सहमत हैं? बिल्कुल मैं चलिए, हमारे सबसे वरिष्ठ जो बागवान भी हैं, इस उम्र में भी अपने सेब के बागीचे में काम करते हैं, सीनियर अधिवक्ता है मुझे लगता है यमुना घाटी के, उनके मैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का भी मेंबर रहा, जब यूपी हुआ करता था ना, यूपी नहीं उत्तराखंड। हाँ, चलिए, तो मैं उत्तराखंड से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मेंबर। बधाई, सतम जीवित। उम्मीद करते हैं कि आपके सामने कोर्ट खुल गया है, आपने इसकी लेकर, अब मुझे लगता है कि एजुकेशन में भी बागवानी शुरू होगी, ये भी आपका अभियान है, हमारा भी साथ है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।